हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आपके साथ हूं एएलपी एंड ग्रुप डी रेलवे की स्पेशल लाइव क्लासेस लेकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स कंप्लीट किया था, उसके जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे कुछ उनका भी डिस्कशन कर लिया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे, जब क्लास एंड होने वाली होगी। ठीक है, तो आज हमारी थोड़ी मेन फिजिक्स स्टार्ट होगी और उसमें स्टार्ट होगा चैप्टर मोशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। देखो, सबसे पहले बात करेंगे मोशन की। मोशन जिसे हम हिंदी में गति कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? गति। समझिएगा चीजों को और नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, समय नहीं लगाएंगे बातों में। गति, देखो, जब हम गति की या मोशन की बात करते हैं तो हमें दो चीजें समझ में आती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप समझिएगा, जैसे मैंने एक पॉइंट लगाया ऐसे, मैंने इस पॉइंट का नाम दिया ए। मैंने क्या लगाया? एक पॉइंट लगाया ए, और मैं पॉइंट के पास खड़ा हो गया। मैं पॉइंट के पास क्या हो गया? मान लो खड़ा हो गया। ये पॉइंट भी रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में, मतलब मैं भी खड़ा हूं, विराम अवस्था में हूं, ये पॉइंट भी विराम अवस्था में। अब मैंने क्या किया कि मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष यहां से चल के यहां पर आ गया और मैंने एक पॉइंट यहां पे लगा दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट वहां पे अपनी जगह पे है जहां पे मैंने लगाया था, दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया कि वहां से चला और यहां पे आके मैंने ये पॉइंट लगा दिया बी। तो मैंने क्या किया है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष अपनी पोजीशन में बदलाव किया है। ए पोजीशन से कहां आ गया? बी पोजीशन में आ गया। समझ रहे हैं ना? तो मैंने क्या किया है? मोशन किया है। मैंने क्या किया है? मोशन किया है कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ गया। या ये कह सकता हूं कि जब चीजें, जब ऑब्जेक्ट्स एक रेफरेंस पॉइंट के, एक संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार बदलती रहती हो, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, या उस स्टेट को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। चलो मैं मान लेता हूं नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं दूसरी तरीके से। ठीक है, डेफिनेशन हो जाती है मोशन की कि इन विच ऑब्जेक्ट्स चेंजेस इट्स पोजीशन continuously with respect to its surroundings with time। कहने का मतलब है कुछ समय अंतराल में, कुछ समय अंतराल में वस्तुएं अपनी पोजीशन में बदलाव करती रहती हैं, बदलाव करती रहती हैं। कहने का मतलब वही है सिंपल सा कि जब वस्तु की पोजीशन में, एक रेफरेंस पॉइंट से वस्तु की पोजीशन में, उसकी लोकेशन में चेंज होता रहता है, तो उसे हम मोशन या गति कहते हैं। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन सिंपल सी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम, कि आसपास की चीजें तो वहीं पर हैं, बट वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो गया है। जैसे सिंपल सी बात करें तो अपना स्कूल का देखो, जब हम स्कूल जाते हैं या कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या कोई भी चीज, रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, हम गति करते हैं, बस चलती है, कार चलती है, ये सब किसका एग्जांपल हो जाता है? मोशन का एग्जांपल होता है। हमारा स्कूल यहां पर है, हमारा घर यहां पर है मान लो,
घर से हम लोग चलते हैं कहां के लिए, स्कूल के लिए। तो ये जो जहां से हम चल रहे होते हैं या जिसके रेस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु। तो ये तो यहां पे फिक्स हो गया, ये यहां पे कैसा है? फिक्स। या जो चाइल्ड है, लेकिन जो बच्चा है वो घर से निकल के कहां पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। जबकि ये जो पॉइंट है ये कैसा रह गया? फिक्स रह गया, अपनी जगह स्थिर रह गया। कैसा रह गया? स्थिर रह गया। तो सिंपल सी एक चीज सोचिए कि जो रेफरेंस पॉइंट एक वर्ड आता है मोशन में, वो फिक्स पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष कोई वस्तु अपनी पोजीशन में बदलाव कर लेती है। वो वहां पे पहले से है और बच्चा घर से चलकर स्कूल आ गया। मान लो 5 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला या 1 किलोमीटर चला, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब इस तरह की कोई चीज अपनी पोजीशन में बदलाव करती है तो उस अवस्था को या उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन या गति की अवस्था। गति अवस्था। तो ऑब्जेक्ट जो होती हैं दो ही अवस्थाओं में, दो स्टेट्स में रहती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन तो आपने समझ लिया कि किसी एक फिक्स पॉइंट, एक स्थिर बिंदु के संबंध में जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं। अब आ जाता है रेस्ट। क्या जाता है? रेस्ट। ठीक है, रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं विराम अवस्था या विराम। तो देखिएगा रेस्ट क्या है, इसमें चीजें अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। इसमें क्या है? ये चीज भी यहीं पे है, घर भी यहीं है, और घर के अंदर मान लो कोई पेड़ लगा हुआ है। घर के अंदर क्या लगा हुआ है? कोई पेड़ लगा हुआ है। तो क्या इस पेड़ के रेस्पेक्ट में या इस घर के रेस्पेक्ट में किसी एक की भी पोजीशन चेंज हुई है? दोनों यहीं पे हैं। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? रेस्ट। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेस्ट या विराम अवस्था। विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी बात, रेफरेंस पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में चीजें अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो 3-4 जो मोशन के टाइप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या रेखीय गति। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन क्या कहता है? नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या कहें रेखीय गति। रेखीय गति। तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे चलती हैं चीजें? स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा में। कैसे चलती हैं? स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा में। जैसा कि हम अपनी बात करें, नॉर्मली जो हम लोग चलते हैं वो कैसे चलते हैं? एक सीधी रेखा ही तो होती है, एक सिंपल पॉइंट तो होता है, उस पे चलते चले जाते हैं। या जो कार चलती है या जो ट्रेन चलती है, ये सब कैसा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन या रेखीय गति। दूसरा होता है सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन, जिसे क्या कहते हैं? वृत्तीय या घूर्णन गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय या घूर्णन गति। तो वृत्तीय या घूर्णन गति क्या होती है? कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स किसी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करती हैं। यहां पे जो हमारा रास्ता था वो कैसा था? सीधी रेखा थी, स्ट्रेट लाइन थी। सर्कुलेटरी में क्या होता है? जो हमारा रास्ता होता है वो कैसा होता है? घुमावदार होता है, कर्व्ड होता है। कैसा होता है? घुमावदार होता है या कर्व्ड होता है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे कहते हैं वृत्तीय या घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, या जो सबसे अच्छा एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ की गति होती है। अर्थ अपनी
एक्सिस पे क्या करती है, घूर्णन करती है। तो इसमें सिंपल से एक चीज सोच लेना, जो सर्कुलेटरी मोशन होता है उसमें तो वृत्तीय में क्या कर दी, सर्कुलेट हो गई, एक सर्कल में घूम गई, एक वृत्त में घूम गई। लेकिन जो रोटेशन होता है उसमें क्या होता है, एक एक्सिस होता है, एक क्या होता है, अक्ष होता है। जैसे पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसी तरह एक एक्सिस होता है या अक्ष होता है, और इस एक्सिस या अक्ष के सहारे चीजें घूमती रहती हैं। उसी एक्सिस या अक्ष के सहारे जो वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो क्या करती रहती है, घूमती रहती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो किसका एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का। और जो साइकिल का पहिया वगैरह घूमता है, या आप गोलाई में ऐसे चक्कर काटने लगो, या आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू जो गांव में घुमाते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है, सर्कुलेटरी मोशन का। ये दोनों मोशन समझ में आ गए। तीसरा हो जाता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इसको आप कंपन गति बोल सकते हैं वाइब्रेटरी को, और हिंदी में कह सकते हैं इसको दोलन गति। हिंदी में क्या कह सकते हैं, दोलन या कंपन गति। तो समझिएगा इसको, देखो आपने पेंडुलम देखा होगा, किसने, सरल लोलक बोलते हैं जिसे हिंदी में, पेंडुलम या सरल लोलक। तो इसकी बात करो, इसमें क्या है, तो जैसे बीच में क्या है, यहां पे लटका हुआ है, अगर आप इसको हल्का सा फोर्स दे दोगे, ये यहां पे जाएगा और फिर वापस आएगा और अपने आप इस तरह से घूमता रहेगा। तो जो इस तरह से बार बार आगे पीछे जाना होता है, इस मोशन को इंग्लिश में कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। समझो, जो लगातार आगे पीछे गति होती रहती है एक पॉइंट से, फिक्स है इसका कि यहां भी क्या करेगा, इतना जाएगा, फिर यहां से इतना जाएगा, फिर इतना 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 ऐसे घूमता रहेगा। इसकी जो गति है सिंपल, वो इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी तय हो रही है या यहां तक की जो दूरी तय हो रही है, ये बार बार उस दूरी को कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये दूरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये दूरी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम, तो ऑसिलेटरी मोशन का ही नया नाम क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम कंपन गति भी कह सकते हैं। तो गतियां हो गई तीन तरह की, एक तो हो गई सीधी लाइन में, ठीक है, एक हो गई गोल, और तीसरी कैसी हो गई कि एक पॉइंट से चीजें कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे, मतलब आगे पीछे कर रही हैं। तो ये तीन टाइप के हो गए हमारे मेन मोशन। अब बताओ यहां तक इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो आप इसको बताइए, वरना आगे लेके चलते हैं, टर्म्स देखते हैं। हां बेटा, रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन में डिफरेंस है। सर्कुलेटरी मोशन जैसे किसी बिना एक्सिस के चीजें, जैसे मैं ऐसे घूम गया, मतलब मान लो कोई एक्सिस नहीं है, बस मैं घूम रहा हूं, तो अगर कोई चीजें ऐसे घूम रही हैं, या क्या किया आपने, एक कोई धागा लिया, धागे में क्या बांधा आपने, कोई कंकड़ पत्थर बांधा और धागे को ऐसे घुमाया, तो क्या हो गया, वो सर्कुलेटरी मोशन। क्या हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन अगर आपने क्या किया, कोई एक फिक्स एक्सिस ले लिया, ऐसे समझ लो, कोई एक फिक्स एक्सिस ले लिया कि जैसे ये ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में एक छेद किया, और उस छेद में क्या किया, एक पेन घुसा दिया, ठीक है, और पेन को ऐसे करते रहे, पेन को पकड़ा और इसमें ऐसे मारा हाथ, ये पेन तो आपके हाथ में रहेगा फिक्स एक्सिस, और ये घूमता रहेगा उस एक्सिस पे, तो उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जो घूर्णन गति होती है रोटेटरी मोशन कि इसमें जो अक्ष होता है ये अपनी जगह निश्चित होता है। अक्ष क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, अपनी जगह फिक्स होता है। मान लो यहां पे कोई चीज है, जैसे छाता,
छाते को समझ लो, छाते के बीच में से डंडी पकड़ी और आपने ऐसे घुमा दिया तो बाकी तो वो घूमती रहेंगे, लेकिन जो अम्ब्रेला होगा उसका जो हैंडल होगा उससे एक्सेस मान लो। इसी तरह हमारी धरती का एक्सेस हो जाता है, ये बाकी चीजें घूमती रहती हैं और वो अपनी जगह फिक्स रहता है। चलिए देन आ जाता है हमारा, अब आ जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद मोशन, गति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपको जाननी जरूरी है और इसमें से भी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल अभी तक जितने हैं उसमें रेस्ट पूछ सकता है, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट अगर चेंज नहीं कर रही है या चेंज कर रही है तो मोशन में है। एक चीज ध्यान देने वाली बात क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या है कि क्या एक वस्तु एक समय पर, समझिएगा, क्या एक वस्तु एक समय पर रेस्ट और मोशन मतलब विराम और गति, विराम व गति दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, अवस्थाओं में हो सकती है, क्या समझे, हो सकती है, यस या नो कहना है, या सी कांट डिटरमाइन, या डी नन ऑफ दीज। क्या कहा कि इज एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम can be present in state of rest और motion। क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या एक ऑब्जेक्ट एक समय पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, बताइए, कि वो रुकी हुई भी है और वो चल भी रही है। थोड़ा सा अब आते हैं लाइन पे अच्छे से, ठीक है, 2-3 दिन थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाती है ना तो वो चीजें क्लियर करने में टाइम लगता है, रिदम टूट जाता है ना। न्यूमेरिकल भी होंगे बच्चे, रुको, न्यूमेरिकल भी होंगे। देखो अब समझना इस चीज को, हो सकती है एक समय पर एक वस्तु रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है अब समझना, एग्जांपल समझना इसके। देखो मान लो कि आप एक कार में बैठे हुए हो, ये है मान लो कार, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पर दूसरा इंसान बैठा हुआ है, आप 2 लोग बैठे हुए हो, बाहर एक पेड़ खड़ा है या बाहर पेड़ के पास एक तीसरा आदमी खड़ा है। तो समझिएगा, देखो अगर मैं इस पेड़ को या इस आदमी को कंसीडर करूं, इस पेड़ या इस आदमी को मानूं, तो ये कार चल रही है, रनिंग कार, ये कार चल रही है और चल रही है तो अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। तो देखो ये दोनों आदमी भी क्या कर रहे हैं, कार के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये मोशन में भी हैं। ये कैसे हैं, ये गति अवस्था में भी हैं या मोशन की अवस्था में भी हैं। कब, जब अगर हम इसको संदर्भ बिंदु माने, इसको वो फिक्स पॉइंट माने, स्थिर केंद्र, जिसके रेस्पेक्ट में ये कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पहली बात। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बदल दूं और मैं कहूं कि ये पहला आदमी के संबंध में दूसरा आदमी चल रहा है या रुका हुआ है, तो ये दोनों तो बैठे हुए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये कहां चल रहे हैं, चल तो कार रही है और कार के साथ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों कैसे हैं, रेस्ट में हैं। ये दोनों कैसे हैं, विराम अवस्था में। तो सिंपल सी मेरी कहने की बात है कि ये डिपेंड करता है, ये दोनों सापेक्ष टर्म्स होती हैं, सापेक्ष शब्द होते हैं, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चीजें रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती हैं। बस आप क्या कीजिए, संदर्भ बिंदु बदल दीजिए, रेफरेंस पॉइंट बदल दीजिए।
रेफरेंस पॉइंट इसको रखोगे बाहर किसी चीज को, तो ये मोशन में, गति में, और संदर्भ बिंदु अंदर की किसी चीज को मान लोगे तो वो उसके सापेक्ष में रुकी हुई है। ये बंदा भी वहीं बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो भी ये दोनों वहीं बैठे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में हैं। और बाहर जितनी भी चीजें हैं कार के बाहर, उनके रेस्पेक्ट में ये मोशन में हैं। तो चीजें एक समय पर दोनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं, रेस्ट में भी और मोशन में भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिस्टेंस मतलब दूरी। एग्जांपल लेंगे, समझना। देखो ये 5 सिटी हैं, ए, बी, सी, डी और ई। आपको सी तक जाना है। आपको कहां से जाना है? ए से सी। ये आपका शुरुआत का पॉइंट है, इनिशियल। आपको शुरुआत कहां से करनी है? यहां से करनी है। और आपका एंड कहां पे होना है? आपकी यात्रा का जर्नी कहां पे खत्म होगी? सी पे। तो आपने क्या किया? आप ए से बी गए, बी से सी चले गए। मान लो ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। या आपने क्या किया? ए से ई गए, ई से डी गए, और डी से कहां गए? सी चले गए। आपने क्या किया? ये मान लो 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले कहती है दूरी। तो दूरी क्या कहती है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। पाथ माने रास्ते की कुल लंबाई। जो भी रास्ता आपने कवर किया है, जिस भी रास्ते पे आप चले हो, वो रास्ता आपने कुल कितना कवर किया है, उसको क्या कह सकते हैं हम? उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। आपने ए से जैसे ही शुरुआत की, मान लो आप इस रूट से होते हुए गए, तो पहला जो दूरी मिली आपको, जो पहला रास्ता मिला, वो था ए से बी, और बी से होते हुए कहां चले जाओ? सी, जिसमें आपने कितना कवर किया? 5 + 5 10 किलोमीटर। समझना, कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। दूसरी चीज, एक रास्ता आपके पास क्या था? इसको 1 मान लो। दूसरा रास्ता क्या था? ए से आपको ई आना था, ई से डी जाना था, और डी से कहां चले गए आप? सी चले गए। ठीक है। एक रास्ता आपके पास और है कि आप ए से सी भी जा सकते हो, पर अभी मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा। 2 रास्ते मिल गए। इसमें आपको कितना करना पड़ा? इसमें भी मान लो आपको, इसको 3 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 5 और 3 8 और 3 11 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो आपके रास्ते की कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल पाथ लेंथ। उसे हम कहते हैं दूरी। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सम टाइम। कुछ समय अंतराल में जो भी वस्तु जिस भी रास्ते को, जिस भी पथ को पूरा कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? आपको पता है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। अब यहां से 2-3 चीजें निकालो। 2-3 चीजें क्या निकालो? एक चीज तो आपको भी दिखेगी कि ठीक है, पहली बात क्या आ जाएगी? टोटल पाथ लेंथ, कुल रास्ता जितना कवर किया है वो जोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिस्टेंस होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं। आप ए से बी से सी जा सकते हो, और या आप इस रास्ते को पकड़ सकते हो। अगर ऊपर वाले रास्ते में जाओगे 10 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, नीचे वाले रास्ते में जाओगे 11 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, इसकी कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। इसकी कई वैल्यू हो सकती हैं, इसकी कई वैल्यू हो सकती हैं। और दूसरी बात, इसमें किसी दिशा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इसको भी दिमाग में रख लो अच्छे से। अब इसका दूसरा भैया पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप चीजों में घूमकर जा सकते हो। जिस डायरेक्शन से आपके जाने का मन है, उस तरफ से आप अपने जहां भी आपको जाना है डेस्टिनेशन पे, फाइनल पॉइंट पे, वहां पे पहुंच सकते हो। दूसरी चीज आती है यहीं पे डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो समझिए, सेम एग्जांपल है, ए से बी, बी से सी, डी और ई। ध्यान से देखिए,
क्या हुआ कि अभी आप ए से बी से सी जा सकते थे, या आप ए से ई से डी और डी से सी जा सकते थे। लेकिन अगर ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट, ये आप शुरुआत का यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो और यहां पे आप एंड कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है द मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, द मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा एक खास डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा कैसा होता है, खास डायरेक्शन में। देखो आप ना तो ए से बी जाओ, ना बी से सी जाओ, ना आप इस रास्ते को कवर करो, सबसे छोटा रास्ता आपको क्या मिलेगा कि आप ए से होते हुए डायरेक्ट कहां आ जाओ, सी पे आ जाओ। तो इसी का जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है वो यही कहती है द मिनिमम लेंथ, सबसे कम दूरी दो पॉइंट के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलो मान लेते हैं अभी भी समझ में नहीं आया, तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है। हमें ए से बी होते हुए कहां जाना था, सी तक जाना था। समझ रहे मेरी बात को, आप ए से बी होते हुए कहां तक जाना था, सी। तो अगर आप इस रास्ते से गए ऐसे करते हुए तो आपको क्या मिल गया, सी तक पहुंच गए डिस्टेंस। लेकिन आपने क्या कहा, यार मैं इतना घूम के जाऊंगा, क्यों ना मैं सीधा का सीधा चलूं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो रास्ता मैंने ए से सी तक कवर किया, दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस थी, इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नाम से बोल दिया। और हम ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब जो शुरुआत की इसकी पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हमने किस में नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है। अब दो चीज आती हैं, ये किसी खास डायरेक्शन में होता है, इसके साथ डायरेक्शन या दिशा जुड़ी होती है। दिशा जुड़ी होती है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। जबकि इससे पुराने वाले में डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था, तो वो कैसी थी, स्केलर। मींस ये कैसी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर कैसी थी, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि लेंथ तो यह भी है। अब यहां पे दूसरी चीज और देखिए, एक चीज और करते हैं। ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एसआई हो गई। अब इनके बीच के कुछ डिफरेंस देखते हैं, यहां से आपको चीजें और थोड़ी सी कवर होंगी। डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब समझिएगा और चीजें क्लियर होंगी थोड़ा थोड़ा। देखो अभी आपने देखा कि ये कैसा होता है, इसमें दिशा या डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई एक स्केलर या अदिश राशि, स्केलर या अदिश राशि। जबकि ये जो होती है डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें दिशा भी होती है, इसीलिए क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। दूसरी बात, ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल या टोटल पाथ लेंथ कि जो भी रास्ता पाथ हमने कवर किया है उसकी कुल लंबाई। जबकि ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्या कहें
न्यूनतम दूरी दो पॉइंटों के मध्य, दो स्थितियों के, दो जगह के मध्य की न्यूनतम दूरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? इसकी एसआई मात्रक भी क्या होता है? मीटर। इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है? इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है? मीटर। अब एक मेन चीज आती है, याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो दूरी होती है वो हमेशा क्या हो रहती है? धनात्मक। मान लो आपने एक कदम भी बढ़ा दिया, आपने अपनी जगह से एक कदम भी बढ़ा दिया जहां आपको जाना था, तो आपने कुछ ना कुछ तो लेंथ, कुछ ना कुछ तो लंबाई कवर की, चाहे वो सेंटीमीटर में की। तो ये जो होता है हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव भी हो सकता है, और कहें तो जीरो भी हो सकता है। अभी समझाएंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। ठीक है। छठी बात इसमें करते हैं कि इसकी हमेशा एक वैल्यू रहेगी। इसकी हमेशा कैसा मान रहेगा? एक सिंगल मान रहेगा। सॉरी, इसका सिंगल नहीं, इसका एक से ज्यादा मान भी हो सकते हैं। डिस्टेंस के एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू। मान लो जैसे भी हमने किया था 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 11 किलोमीटर भी हो सकता है, रास्ते तो कई हो सकते हैं ना जाने के एक जगह से दूसरी जगह, तो इसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी होगी वो तो एक ही रहेगी हमेशा। वो कैसे बदलेगी? तो इसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? एक सिंगल वैल्यू होती है। इसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन इसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। इसकी एक से ज्यादा हो सकती है डिस्टेंस की, लेकिन दो पॉइंट के बीच में तो एक ही, तो ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है कम से कम वो एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इसकी कैसी रहती है? सिंगल वैल्यू हमेशा रहती है। अब बात करेंगे कुछ कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे होता है। ठीक है। समझो, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी। आप ए से बी चले राइट साइड में, किस तरफ? सीधे हाथ की तरफ, या कह लो ईस्ट की तरफ। तो जब ईस्ट की तरफ आप चले, पूरब की तरफ आप चले, तो मान लेते हैं कि वो सारे डिस्टेंस जो भी आपने कवर किए वो कैसे थे? पॉजिटिव। आप 20 मीटर चले, ए से बी आप कितने चले? 20 मीटर। फिर आपने क्या किया? वापस आ गए, और वापस पहले तो इस तरफ गए, और फिर वापस आके आपने किधर गए? सी पे पहुंचे। ये कितना था? 20 मीटर। किस तरफ? वेस्ट या पश्चिम की तरफ? किस तरफ था? वेस्ट या पश्चिम की तरफ। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। अब यहां पे हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी में हमने क्या बात की? दूरी में हमने कहा कि दो पॉइंटों के जो हमने पूरा, जैसे मान लो ए से चले, ए से पहले बी आए, और बी से चल के हम कहां गए? सी आ गए। तो जितना भी रास्ता हमने कवर किया है वो सब हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस। तो कैसे किया हमने डिस्टेंस कवर? कि भाई 20 मीटर तो इधर गए, और फिर वहां से चल के आए वापस, 20 दोबारा आने में कवर किया, और 20 इस तरफ। तो 20 तो ए से बी तक, फिर बी से ए तक वापस 20, और फिर ए से सी तक 20। तो टोटल कितना कवर किया? 60 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई यहां पर? 60 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सोचो, ये इस तरफ के, जब हम इस तरफ चले ए से बी की तरफ, तो हमने इनको क्या माना? पॉजिटिव। और जब हम वेस्ट में जा रहे हैं तो इस तरफ की लेंथ को क्या मानेंगे? नेगेटिव। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ, विस्थापन के साथ, जो विस्थापन होता है उसके साथ हमें डायरेक्शन देनी होती है, हमें दिशा बतानी होती है।
और दिशा या तो हम ईस्ट वेस्ट जोड़ दें या हम पॉजिटिव नेगेटिव, कि अगर इस तरफ चलेगा तो प्लस, इस तरफ चलेगा तो नेगेटिव। तो इस तरफ गया 20, वापस आया, जैसे ही ए से बी गया और बी से वापस ए पे आ गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो गया, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अभी आपने देखी विस्थापन की, कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट या न्यूनतम दूरी। तो अगर चीज ए से बी गई और दोबारा कहां गई, ए आ गई, तो यहीं से चली और यहीं पे पहुंच गई, दोबारा ए से चल के ए पे पहुंच गई, तो शुरुआत का पॉइंट भी यही रहा और फाइनल पॉइंट भी यही रहा, स्टार्टिंग भी यहीं से की और एंड भी यहीं पे किया। तो इन दोनों के बीच में क्या गया, कोई दूरी बची नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। जब जहां से चलकर चीजें वहीं पे वापस आ जाती हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे हैं। दूसरी बात, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। और नेगेटिव क्या हो गया कि ए से सी गया तो इसको क्या कह देंगे, -20 मीटर। भाई लेफ्ट साइड में जा रहा है, माइनस बता रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने माना हुआ है, सपोज किया हुआ है। और कितना मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और अगर ए से बी देखेंगे तो इस केस में वो प्लस भी हो सकता है। तीसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो कभी कभी दूरी के इक्वल भी हो सकता है, वो कभी कभी डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। मान लो ए से गई चीज और बी पे आके रुक गई, तो उसने डिस्टेंस भी कितना कवर किया, 20 मीटर, और इन दोनों के बीच में कोई और रास्ता नहीं है, ये डायरेक्ट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 20 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 20 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं, या जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, वो दूरी से हमेशा कम होता है, कम या बराबर। ठीक है। चलिए एक चीज और देखिए अब यहां पे, अब आ जाते हैं, चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्वेश्चन था, उसको रोक देते हैं, लेट हो रहा थोड़ा सा, यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट। ग्राफ नहीं सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है। तो देखो अब आ जाती है बात स्पीड की। स्पीड माने चाल। देखो स्पीड कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। समय को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, दूरी पे। तो ये भी एक कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। इसके लिए भी आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको कोई भी दिशा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिशा जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड चीज हो जाती है, सेम नहीं होता स्पीड और वेलोसिटी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। लाइक वगैरह कर दीजिए बच्चे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 1 मिलियन करने हैं जल्दी से जल्दी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड क्या समझे आप, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड चीज क्या आ जाती है, वेलोसिटी। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। समझिएगा, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या आता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटे समय या टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। यहां पर दूरी की बात हो रही थी, डिस्टेंस की। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, विस्थापन की। इसीलिए वेलोसिटी के साथ हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन पता करनी होती है। तो
जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन के साथ होती है, इसलिए कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, या ये जैसे अदिश होती है। स्केलर अब हिंदी वाले भी समझ लिया करो इंग्लिश वाली चीजों को। ये कैसे होती है, सदिश। इसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है। जैसे इसी में इसको कैसे लिखेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, पश्चिम की तरफ। इसमें आपने डायरेक्शन भी दे दी, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी में हम विस्थापन कैलकुलेट करते हैं और स्पीड में हम क्या करते हैं, दूरी या समय। अंतर है दोनों में, एक स्केलर होती है, दूसरी कैसी होती है, वेक्टर होती है। एक स्केलर होती है, दूरी कैसी होती है, दूसरी कैसी होती है, वेक्टर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इनके टाइप देख लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के। तो एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, हिंदी में रुक जाइए, क्या कहते हैं इसको, समान चाल। समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। समझिएगा, मान लेते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो देखो ए से बी तक भी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी से सी तक भी कितना था, या ये समझ लो कि 1 घंटे में यहां भी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में इसमें भी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में इसमें भी 20 किलोमीटर। समान टाइम में, एक जैसे समान समय में समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी जो स्पीड होती है, या इसी में क्या कर लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग। इसमें भी वही बात है कि इक्वल समय में, समय यहां भी 1 घंटा लग रहा है, यहां भी 1 घंटा लग रहा है, यहां भी 1 घंटा लग रहा है, यहां भी बराबर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यहां भी बराबर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो एक समान समय में समान दूरी, या समान समय में इसके लिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट, समान विस्थापन हो रहा होता है, तो ऐसे को क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म स्पीड या समान वेग। जैसे खाली रोड है और आप लोग जा रहे हैं किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे पे, तो इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप बराबर दूरी तय कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, समान वेग। या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनके ग्राफ हैं और ग्राफ से आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझोगे, और ग्राफ इनके आते भी हैं, ठीक है। सेकंड चीज होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, या असमान चाल या वेग, असमान चाल या वेग। इसमें क्या चीजें हैं समझिएगा, इसमें क्या होगा, दूरी तो सेम होगी, ए से बी, बी से सी, डी। इसमें क्या चीजें बदल जाएंगी, टाइम यहां भी 1 घंटा, लेकिन मान लो ये जाम लगा हुआ है, क्या है, ट्रैफिक जैम है, तो इसमें आप क्या करोगे कि इसमें मान लो 10 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, अगले घंटे में 5 किलोमीटर ही कवर कर पाए, अगले में फिर से 8 किलोमीटर कवर कर लिया, तो टाइम तो वही 1 आवर है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज्यादा, कभी 10, कभी 5, कभी 8। तो अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, समान समय में असमान दूरी, असमान दूरियां, समान समय में असमान दूरियां, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं,
ऐसे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या असमान चाल और वेग। कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 8 किलोमीटर पर आवर। इसको निकाल देना, स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, यहां पे 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि पिछले वाले केस में दोनों में 20 किलोमीटर पर आवर या जितना 10 किलोमीटर पर आवर जितनी शुरुआत में चल रही है उतने ही एंड में चल रही है। यहां तो कोई डाउट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी चीज होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तत्कालिक चाल, तात्कालिक चाल या वेग। देखो, आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते या कार चलाते हुए जब आपका ध्यान, जब आपका जो निगाहें हैं वो मीटर पे जाती हैं और मीटर में मान लो आपकी जो स्पीड है बाइक की वो कितनी दिखाई देती है, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका थोड़ी देर बाद गया, फिर कितनी दिखाई दी, 140 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका ध्यान मीटर पे गया, फिर कितनी दिखाई दी, 160 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब है कि जिस खास समय पर एक पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बाकी स्पीड से अलग होती है। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, एक खास टाइम पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे जब आप मीटर को देख रहे होते हो उस समय जो आपकी वेग या स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास टाइम पे। और स्पीडोमीटर जो होता है बाइक का, स्पीडोमीटर ये दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक खास समय की। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक जितना पढ़ा है आज? जल्दी बताइए आप लोग, यहां तक कोई डाउट? भाई लाइक वगैरह कर देना। ऑक्सीजन नहीं है आज मेरे पास, कमी हो गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी से, ऑक्सीजन खत्म हो रही है आज, फटाफट कीजिए। कार मान लो, आज पानी वानी कुछ नहीं है, आज ऑक्सीजन रिदम टूट जाता है ना 2-3 दिन, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं शनिवार इतवार को भी क्लास लेना चाहता हूं। हाँ, ओडोमीटर डिस्टेंस। एक तो देखो स्पीडोमीटर हो गया, ये क्या नापता है, स्पीडोमीटर ये नापता है बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर क्या नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर ये क्या नापता है, दूरी, डिस्टेंस। लिख लो, ओडोमीटर करता है डिस्टेंस और स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। फटाफट से सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चनों का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, कल के लिए आपको क्या होमवर्क है, आपको क्या क्या पढ़ के आना है। और जो वो अपनी पीडीएफ वाली बात है ना, आज से वो जीके 24 ऐप में आने लगेंगे, उसका लिंक वगैरह भी आपको एक अच्छे से बता दिया जाएगा, तो आप परेशान मत होना। ये मेरे पास सारे के सारे रखे हैं, सारे बने हुए, ठीक है, पूरे चैप्टर के। बस इनको जीके 24 ऐप में डालना है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में, ठीक है। इनको जीके 24 ऐप में डलवा देंगे। और अब आपको बता देते हैं क्वेश्चंस का आंसर जो बचे थे। 23 के बाद की बात थी ना, सर लगाइए फटाफट 20
23 लगा दीजिए जल्दी जल्दी, 5 मिनट में कर दीजिए काम। देखो बच्चों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर 23, हाई वेलोसिटी जो होती है, जो बहुत तेज चीजें चलती हैं, उन्हें मैक में नापते हैं, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में, प्रेशर को पास्कल में, एनर्जी को जूल में। तो जो 23 है 23वां, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सी, 1 2 3 4 सी। 24 जूल, जूल एनर्जी से जैसे जुड़ा हुआ है इसी तरह पास्कल जुड़ा हुआ है, इसी तरह पास्कल जुड़ा हुआ है बच्चे प्रेशर से। जिस तरह जूल एनर्जी से, इसी तरह पास्कल प्रेशर, पास्कल प्रेशर की यूनिट है, दाब की। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब वाला, जहां दाब लिखा हुआ है, ठीक है, सी वाला। 24 बड़ा दिखाइए प्लीज। माइक्रोन, एक माइक्रोन 1/10,000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी, 1/10,000 mm। नेक्स्ट 26 बड़ा, वन लेंथ ऑफ 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। अगला 27, इसमें कौन सा रॉन्ग है? तो बच्चे जो लास्ट वाला है ना सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर नापते हैं, बाकी डेसिबल में साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि की प्रबलता, हॉर्स पावर शक्ति, और नॉटिकल माइल नेविगेशन, समुद्र में जो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। 28 वॉट, देखो 28 में क्या कहा गया है कि कौन सी हीट की यूनिट नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, सब में हीट नापी जाती है, लेकिन जो वॉट होता है वॉट पावर की होती है। आंसर हो जाएगा डी, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर। नेक्स्ट पिकोग्राम 10 की पावर -12, पिकोग्राम का क्या हो जाएगा 10 की पावर -12, पिकोग्राम वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो था, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 10 की पावर -12 ग्राम, और क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पास्कल, पास्कल किसकी होती है प्रेशर की, इसका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, प्रेशर की क्या हो जाएगा आंसर बी। 32 बार, बार जो एटमॉस्फेरिक की है वो क्या हो जाएगी बार, ए वाला BAR, एक बार में 10 टू दी पावर 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है बार। 32 नॉन एसआई यूनिट है, एसआई नहीं है। 33 इसमें कहा गया है कि एक वैल्यू दे रखी होगी आपको, वो क्या हो जाएगा 1.0 बार के बराबर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी। 34 एक बैरल में कितने लीटर होते हैं 159 लीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रखा है फर्मी मीटर, इनमें से सबसे छोटा, सबसे छोटी लेंथ की यूनिट कौन सी है 35 में, वो हो जाएगा फर्मी मीटर, -10 टू दी पावर -15 मीटर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका क्यूसेक हो जाएगा यूनिट ऑफ फ्लो, ए का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 4। इसको दिखाइए ना 31 को, 36 को, क्यूसेक बाइट हो जाएगी कंप्यूटर की, बी का हो जाएगा 3,
कौन सा है? बी का 3 एक ही है, सी वाला 36 का हो जाएगा, सी 36 का हो जाएगा, सी वाला। ठीक है 37 तो क्यूसेक, क्यूसेक में क्या नापते हैं? सी फ्लो नापते हैं। ठीक है जो पानी कितने उससे फ्लो कर रहा है, कितने क्यूसेक पर मिनट, इस तरह से पर आवर। 38 डॉब्सन, याद रखिएगा 38 में क्या है? डॉब्सन। बच्चा डॉब्सन में नापा जाता है ओजोन, डॉब्सन में क्या नापी जाती है? ओजोन। और लास्ट 39, इसमें भी क्या है? 39 क्या है क्वेश्चन? ये भी किसके लिए? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, डॉब्सन। डॉब्सन में भी क्या नापते हैं? ओजोन की थिकनेस। तो ये कुछ 39 वो वाले क्वेश्चन थे, बाकी जो थे 10 वाले उनका मैं पहले भी आंसर दे चुका था। ठीक है डॉब्सन है इसकी, ओजोन की। ओके तो कल क्या होमवर्क ले लीजिए आप लोग। कल का होमवर्क में आपसे क्वेश्चन करूंगा आते ही 10-12 इनका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आए हुए, कौन सी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ पढ़ के आइएगा। ग्राफ आज शाम तक डाल दिए जाएंगे, ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है ग्राफ पढ़ के आइएगा, ये आपका होमवर्क है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और आप क्या याद करके आओगे? आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे यही आपने पढ़ा था ओडोमीटर, ओडोमीटर वगैरह, स्पीडोमीटर वगैरह, इन सबको पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग।